ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये इंटरनेट है। ठीक है। इंटरनेट के ऊपर आपका बिजनेस है। सिर्फ एक बिजनेस को ही अभी कंसिडर करेंगे। ये आपकी वेबसाइट है, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका एक फैशन ब्रांड है। ठीक है। सो आपका एक फैशन ब्रांड है। अब आपके इस फैशन ब्रांड का की जो वेबसाइट है, वो जैसे ही इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर्ड हुई आपकी वेबसाइट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले उसका एक यूआरएल क्रिएट हो गया। ठीक है। उसका एक यूआरएल क्रिएट हो गया, और वो यहाँ पे क्रॉलर ने लाकर, एक क्रॉलर का काम होता है, क्रॉलर वो होती है, समझो क्रॉलर इनके फोर्स से जो सारे इंटरनेट पे फैली हुई है हर वक्त। तो उन्होंने लाकर सबसे पहले यूआरएल सर्वर के अंदर आपका यूआरएल रजिस्टर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो यूआरएल सर्वर होता है, इसके अंदर आप समझें कि एक रश लगा हुआ है यूआरएल्स का, कि हमारा यूआरएल क्रॉल कर लें या हमारा यूआरएल क्रॉल कर लें। तो यूआरएल सर्वर क्या करता है? यूआरएल सर्वर ने सारी डायरेक्टरी बनाई है, और वो देखता है कि कौन सा यूआरएल क्रॉल करना है, यानी कि कौन सी वेबसाइट को विजिट करना पहले जरूरी है। तो उसकी अर्जेंसी, जो इम्पोर्टेंस होती है ना, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस एसईओ के कोर्स के अंदर। कि जैसे ही आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली, उसको लाइव कर दिया, तो सबसे पहले आपको अपना यूआरएल सबमिट करवाना है कहीं। ठीक है। तो जो सर्च इंजन होता है ना, उसके ऊपर जाके आपने अपना यूआरएल सबमिट करवाना होता है। अगर आप अपना यूआरएल सबमिट नहीं भी करवाएंगे, तो भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर तो ले ही आएगा आपका यूआरएल। ठीक है। लेकिन उसको उसमें टाइम लगेगा। उसको उसमें टाइम भी लगेगा, और वो उसकी लिस्ट की प्रायोरिटी में नहीं होगा। अगर आपने खुद सबमिट करवाया है, तो वो उसको फौरन मिल गया। ठीक है। उसको टाइम नहीं लगा ढूंढने में, और वो उसके लिस्ट में, अर्जेंट लिस्ट के अंदर होता है कि ये इन्होंने सबमिट करवाया स्पेशली, तो हम सबसे पहले इसको विजिट करें, इस वेबसाइट को। ठीक है। तो यूआरएल सर्वर के अंदर आपके यूआरएल्स आ गए सारे। तो यूआरएल सर्वर क्या करता है? अर्जेंसी की बेसिस के ऊपर, कि कौन सा अर्जेंट है और कौन सा बाद में भी हो सकता है विजिट। तो सबसे पहले अपनी क्रॉलर की टीम को जो अर्जेंट होते हैं यूआरएल, वो भेजता है। ठीक है। इसको हम सिर्फ एक कंसिडर करके चलेंगे, एक वेबसाइट है। सो क्रॉलर के पास आया। अब क्रॉलर का काम क्या है? क्रॉलर जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर, और उस वेबसाइट के ऊपर जाके क्रॉलिंग करेगा, यानी कि वो पढ़ना शुरू करेगा। सबसे पहले वो यूआरएल ही पढ़ेगा कि यूआरएल क्या है इस वेबसाइट का। उसके बाद वो देखेगा, ठीक है, इस पे हेडिंग्स डली हुई हैं, इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर इमेजेस लगे हुए हैं, इसके ऊपर वीडियोस लगी हुई हैं, इसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डाउनलोड करने के लिए चीजें हैं, कोई फॉर्म्स हैं। वो सारी चीजें पढ़ेगा, पढ़ के लाएगा, और लाके सारा चीजें, अपना कंटेंट डेटा लाके स्टोर सर्वर में डंप कर देगा। स्टोर सर्वर के अंदर सिर्फ डेटा ऐसे ही डायरेक्ट लाके डंप कर दिया जाता है, उसका अभी कुछ भी डिजाइन नहीं किया उसको। फिर उसके बाद वो डेटा सारा रिपोजिटरी के अंदर जाता है, और रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है? रिपोजिटरी के अंदर उस डेटा की फाइल बना दी जाती है। एक फाइल बनाते हैं। ठीक है। उसको आपकी पेज की पूरी फाइल होगी। उसके अंदर वो सारा कोड, यानी कि आपकी वेबसाइट अगर एचटीएमएल बनी हुई है, पीएचपी पे बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, वो सारी कोडिंग और उसका अंदर जितना भी कंटेंट है, वो सारा एक फाइल में सबमिट करके, और उसको एक आईडी दे दी जाती है उस फाइल को। ठीक है। ये गूगल की वर्किंग है। तो यहाँ पे वो उसको आईडी दे देता है। देन आईडी देने के बाद वो यहाँ पर आती है इंडेक्सर के पास। ठीक है। ये बीच में से मैंने लिखा है, लेकिन अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या चीज होती है। बेसिकली ये लिखा है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है इस सारे एरिया के अंदर। वो आती है इंडेक्सर के पास। अब इंडेक्सर क्या करता है? इंडेक्सर उस फाइल को फिर से खोल देता है। ठीक है। उस फाइल को खोलता है, और उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है। उसको सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करता है कि उसके अंदर यूआरएल्स कौन कौन से हैं। यानी कि एक तो यूआरएल आपका अपना ही होगा। ठीक है। यानी कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूआरएल सबमिट हुआ है, वो कौन सा है? आपकी वेबसाइट के होम पेज का। अगर हम कोई वेबसाइट विजिट कर लें इस वक्त, ठीक है, ये जो यूआरएल है आपकी वेबसाइट का, pk.khadi.com। ठीक है। ये वाला यूआरएल इसने पिक किया। अब इसके अंदर और भी तो यूआरएल्स है ना इस वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि अगर मैं न्यू इन पे चली जाती हूँ, तो देखें, pk.khadi.com/new-in/। तो न्यू इन ये एक नया यूआरएल है। ठीक है। रेडी टू वेयर, देखें, ये यूआरएल चेंज हो गया। तो ये एक नया यूआरएल है। तो आपने जो यूआरएल सबमिट करवाया था, तो वो एक था, या फिर जो क्रॉलर ढूंढ के लाया था, वो एक यूआरएल था। अब इसके अंदर और भी यूआरएल है मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यूआरएल चेंज हो गया। ये स्पेसिफिक इस पेज का यूआरएल है।
तो इस तरीके से इसके अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, अब आप लोग इस चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, लेकिन हम और डिटेल में बाद में जब एक एक करके देखेंगे सारी चीजें तो और क्लियरली समझ में आएगा। ये होगा इंटरनल, यानी कि इंटरनल यूआरएल वो होते हैं जो आपको वेबसाइट के अंदर ही रखते हैं, मतलब एक पेज से आप दूसरे पेज पर जाए। और उसके अलावा हमारे पास इनके एक्सटर्नल यूआरएल्स, कोई और वेबसाइट खोलती हूँ मैं, तो आ ही नहीं रहा है, तो इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग है इसके अंदर। जैसे नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स लगे हुए हैं, आप समझ लें, और मैं उस पर फेसबुक का एक लिंक लगाऊँ, फेसबुक पे क्लिक करती हूँ तो मैं वेबसाइट से बाहर चली जाऊंगी ना, मैं फेसबुक पे चली जाऊंगी, तो वो जी। वो एक्सटर्नल लिंक होगा। ठीक है। तो ये इंटरनल लिंक है जो आपको वेबसाइट के अंदर ही रखते हैं, यानी कि एक पेज से आप दूसरे पेज पर जा रहे हैं, और जो एक्सटर्नल लिंक होता है वो आपको वेबसाइट से बाहर किसी और पेज पर ले जाता है। तो ये क्या मतलब करता है मैम कुछ लोग अपनी वेबसाइट पे दूसरे लिंक भी ऐड कर देते हैं, टिकटॉक का रेफरेंस लिंक डाल देते हैं या फेसबुक का डाल देते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म का डाल देते हैं, उसकी बात करिए आप। जी जी बिल्कुल, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स के भी होते हैं, उनकी सिस्टर कंपनीज होती हैं, उन्हीं की दूसरी कंपनीज होती हैं, या उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, कुछ भी, अगर जो भी एक्सटर्नल लिंक जो आपको वेबसाइट से बाहर ले जाए वो एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है। और जो आपको वेबसाइट के अंदर ही ठीक घुमाता है रहे मैम। वो इंटरनल लिंक्स है। इंटरनल तो लिंक है। हाँ, इंडेक्सर क्या करता है, इंडेक्सर आपके जितने भी लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर उनको ले जाके और डॉक इंडेक्स में को दे देता है। अब इस पे फर्दर काम आपने करना है। दूसरा काम ये समझे, ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा, आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी इमेजेस यूज हुए हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस हैं उनको ले जाके एंकर्स को दे देता है। ठीक है। वेबसाइट के ऊपर इमेजेस के अंदर एंकर टेक्स्ट होता है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट हम उसे कहते हैं जो इमेज को डिफाइन कर रहा हो, सामने वो नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वो पीछे कोड में लिखा होता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो आपके सारे इमेजेस ले जाके एंकर को दे देता है। और जो उस पे वर्ड्स होते हैं, यानी कि अल्फाज होते हैं, अब अल्फाज किसमें होंगे, या तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी जो अल्फाज लिखे हैं, इवन कि डॉक्यूमेंट्स जो डाउनलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से भी इमेजेस अलग कर लेता है, लिंक्स अलग कर लेता है, और वर्ड्स यानी कि अल्फाज अलग करके ले जाके लेक्सिकॉन को दे देता है। हाँ, अलग अलग चैम्बर्स में जाएंगे। ठीक है। अलग अलग चैम्बर में जाने का पर्पस क्या है, अलग अलग चैम्बर्स में जाने का पर्पस ये है कि एंकर क्या करता है, एंकर फिर उनको फर्दर फर्दर उनको वर्ड्स में तोड़ता है, यानी कि अगर इमेजेस हैं तो इमेजेस के साथ कोई एंकर टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है। तो वो एंकर टेक्स्ट में से वर्ड्स निकालेगा और वर्ड्स वापस इंडेक्सर को भेजेगा, और इंडेक्सर वो वर्ड्स लेक्सिकन में सबमिट कर देगा। और अगर उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, उस इमेज के अंदर, यानी कोई एंकर टेक्स्ट, उस वीडियो में कोई एंकर टेक्स्ट नहीं लगा हुआ। एंकर टेक्स्ट का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। ठीक है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जो आपकी इमेज को डिफाइन कर रहा हो। ये इसलिए बनाया गया था कि वो लोग जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक सिस्टम्स आते हैं कि वो जब उस पर कर्सर लेकर आते हैं तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वॉइस असिस्टेंट होते हैं उनके लिए। तो उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए एक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी टर्म, कि जो आपके डिजाइन के अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस हैं, अब इमेजेस के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो उस पर तो कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ेंगे, वॉइस असिस्टेंट। तो इमेज के पीछे जब इमेज लगाया जाता है ना वेबसाइट पे, जब वेबसाइट डिजाइन की जाती है तो उसको डिजाइन डिफाइन करने के लिए ना एक टेक्स्ट लिखा जाता है कि ये इमेज किस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉर्स की पिक्चर है तो वो बताएगा कि दिस इज द पिक्चर ऑफ हॉर्स, का कलर व्हाइट है, ये एक घास पे खड़ा हुआ है, घास खा रहा है, इस तरह का वो इमेज को डिफाइन कर रहा होता है, उसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो जब भी वो इमेजेस पिक करता है तो इमेजेस के अंदर से भी वो एंकर टेक्स्ट निकाल के, क्योंकि वो वर्ड्स हैं, और लेक्सिकन को दे देता है। ठीक है। तो एंकर टेक्स्ट का ये पर्पस होता है, और अगर उसमें कोई टेक्स्ट होगा ही नहीं तो वो क्या निकालेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। इसीलिए लगाना एंकर टेक्स्ट में टेक्स्ट जरूरी होता है। एक तो वॉइस असिस्टेंट के ऊपर हेल्प करे, सेकंड उसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और वो वेबसाइट पे नजर भी नहीं आ रहे होते। तो ये एक एडवांटेज भी है जिसको लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है। यानी कि लगा देते हैं, इमेज नजर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर लेकिन उसके पीछे कोई एंकर टेक्स्ट ही नहीं लिखा हो, तो कोई यहाँ पे जाके उसका कोई पर्पज ही नहीं रहेगा, यानी कि उसमें से उसको कोई कंटेंट ही नहीं मिलेगा। और दूसरी एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है। वैसे तो वो न्यू नहीं है लेकिन अब लोगों को समझ में आनी शुरू हुई है, वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन अब लोगों को समझ में आनी शुरू हुई है, उसको होता है वेक्टर एम्बेडिंग। यानी कि इमेजेस को भी मैथमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो अब उसके ऊपर भी काम करते हैं सर्च इंजन, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि फोकस करें, आपने जो पिक्चर्स लगाई हैं वो कैसी हैं, रेलिवेंट होनी चाहिए।
आप मशीन तो ऐसे ही पढ़ेगी ना पिक्चर्स को, मशीन कैसे पढ़ती है, इंसानों की तरह तो नहीं देखती वो, मशीन तो उसको कन्वर्ट करती है नंबर्स में, और नंबर्स में से कन्वर्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट करती है वर्ड्स में, और वर्ड्स वापस इंडेक्स में आके और लेक्सिकन में चले जाते हैं। तो एंकर क्या काम कर रहा है, आपके इमेजेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जी। समझ में आएगा इंपॉर्टेंस की, इमेजेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है वेबसाइट के ऊपर, और एंकर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद जो चीजें हमारी डॉक इंडेक्स में गई हैं, उसके अंदर यूआरएल है सारे। तो यूआरएल जो है वो यूआरएल इंडेक्स दो जगह भेजेगा। एक तो भेजेगा आपके यूआरएल रिजॉल्वर को। यूआरएल रिजॉल्वर क्या होता है, अब आप यहाँ पे वेबसाइट पे देख रहे हैं pk.khadi.com, लेकिन मशीन को ऐसा यूआरएल समझ में नहीं आता है। मशीन को यूआरएल समझ में आएगा ये ऐसा, http:// और कभी कभी तो www भी। ठीक है, सो ज्यादातर ये जो आपके पास ये पूरा यूआरएल कहलाएगा। अदरवाइज हम लोगों की जो ह्यूमन है, तो उसको इजी करने के लिए हम लोगों को, ताकि उनको याद रहे, हम ये लिखते नहीं है और सबमिट भी नहीं करवाते प्रॉपर। तो यूआरएल रिजॉल्वर क्या करता है, सबसे पहले जाकर वो सारे यूआरएल्स को ठीक करता है आपके, सारे यूआरएल्स को ठीक करके फिर वापस भेजता है डॉक इंडेक्स के पास। फिर डॉक इंडेक्स क्या करेगा, डॉक इंडेक्स आपका सिर्फ होम पेज का आया था उसके पास यूआरएल, ठीक है, तो जिसपे ये सारा प्रोसेस चल रहा है। बाकी सारे लिंक्स कैसे क्रॉल होंगे, बाकी सारे लिंक्स ऐसे क्रॉल होंगे, डॉक्स इंडेक्स वापस यूआरएल सर्वर को भेजेगा आपके यूआरएल्स, और वो फिर से ये प्रोसेस करेगा। यानी कि हर एक पेज के लिए ये प्रोसेस होता है, हर एक पेज के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके सोशल मीडिया के पेजेस के लिंक्स भी हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्यों इंपॉर्टेंट है पेजेस के ऊपर लिंक लगाने की। ठीक है, ताकि आपके सोशल मीडिया के पेजेस भी क्रॉल हो जाएं प्रॉपरली। और अगर आप किसी और वेबसाइट के, यानी कि अपनी ही किसी दूसरी कंपनी के यूआरएल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, तो वो भी क्रॉल हो जाते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी और की वेबसाइट पे लगाते हैं, तो जब उसकी वेबसाइट क्रॉल होती है तो आपका लिंक भी क्रॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है लिंक्स रखने की वेबसाइट के ऊपर। जो अभी हम जब पढ़ेंगे ना, तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर सारा लिंक बिल्डिंग का काम है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स लगाना क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरों की वेबसाइट पे अपने लिंक्स लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जी। उसके बाद इंडेक्सर जो तीसरा काम करता है, उसने क्या, हाँ यहाँ भेजे वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स वाला काम। ठीक है, तो कीवर्ड्स वाला काम कैसे है बेसिकली, ये मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, उस पर थोड़ा सारा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, एक्सेल खोल। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लिएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को बहुत इजी करके बताऊं। अब आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है हमारा एबीसी वेबसाइट, तो इसकी फाइल का नाम है एबीसी फाइल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब फाइल रिपोजिटरी के अंदर जाती है तो एक उसको आईडी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके फाइल को आईडी मिल गई, ABC file 1, ये आईडी है इसकी। ठीक है, इस तरह से नहीं होती है आईडी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। हम सिर्फ सिंपल समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ले रहे हैं। अब इस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स होंगे, कितने ही वर्ड्स आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज किए हों। ठीक है, लाखों, ठीक है, थाउजेंड्स के अंदर वर्ड यूज किए होंगे आपने, 100,000 में यूज किए होंगे, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस हैं, या आपके उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर कितने वर्ड्स यूज हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके ऊपर कोई वर्ड यूज हुआ है वेबसाइट के ऊपर, अब हम कोई दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। ये किसका माइक खुला हुआ है? अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पिक्स फॉर यू। ठीक है, वी हैव हैंडपिक द स्टाइल्स वी नो यू विल लव, एक्सप्लोर व्हाट्स ट्रेंडिंग नाउ। अब इसके अंदर टॉप पिक फॉर यू, चले फॉर यू का हम एक ही वर्ड ले लेते हैं, तो टॉप पिक्स फॉर यू, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं सर्च इंजन के लिए। ठीक है, तो टॉप पिक्स फॉर यू, फिर 50% ऑफ, हम ऐसे कंसिडर करने के लिखा हुआ है, सेल, ये सब, इसको हम लगा देते हैं विंटर सेल, स्पेसिफिक कर देते हैं।
ये सब क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं। अब ये वर्ड सिर्फ आप ही लोग यूज तो नहीं कर रहे होंगे ना, कितने ही लोग ये वर्ड्स यूज कर रहे होंगे। तो हर एक वर्ड की एक आईडी है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी आईडी A1 है, इसकी आईडी A2 है, इसकी आईडी A3 है, इसकी आईडी A4 है, इसकी आईडी A5 है। तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हुए हैं उन सबकी जो एक्चुअल आईडी है, ये इनकी आईडी टॉप की ऑलरेडी बनी हुई होगी ना, कितने ही लोगों ने टॉप का वर्ड यूज किया होगा अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी एक आईडी होगी कोई, वो उस आईडी को यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा कि भाई इस फाइल के अंदर यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर ये वाले वर्ड्स हैं। क्योंकि वो नंबर्स में काम करता है तो इसलिए वो आईडी देता है। ठीक है, तो ये वाले सारे वर्ड्स इस फाइल के अंदर है। तो रिपोजिटरी क्या करती है, ये काम करती है बेसिकली। तो कीवर्ड्स का जो आपने कहा था ना कि कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं कि अगर कोई सर्च करता है 50% ऑफ या फिर विंटर सेल लिखकर, तो विंटर सेल किस किस की फाइल के अंदर आ रहा है। अभी हम समझ रहे हैं ना कि एक ही वेबसाइट है, दो तीन चार के कितने कॉम्पिटिटर्स होंगे, सबकी फाइल्स बनी हुई है उसके पास। तो वो ये सर्च करेगा कि विंटर जी। सेल किस किस की फाइल में आ रही है, यानी कि किस किस की वेबसाइट के अंदर, और फिर वो फौरन आपको वहां पे रिजल्ट शो करवाता है। क्लियर है, समझ में आया ये मैम, कॉन्सेप्ट? मैं मुझे एक सवाल पूछना था कि जो हमारी वेबसाइट पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, मतलब अगर हम जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें एक एक वर्ड जो है वो कीवर्ड की तरह शो होता है, ऐसा आप कह रही हैं? या फिर कीवर्ड के लिए हम हैशटैग्स लगाते हैं, तो नहीं, कीवर्ड के लिए हर मतलब एक कंफ्यूजन और। कीवर्ड्स, हर एक वर्ड कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ये समझे, अभी कीवर्ड को थोड़ा सा, की का जो लफ्ज है ना उसको साइड में रखें। आप ये सोचें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं ना, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर या एंकर टेक्स्ट के अंदर जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो वर्ड्स ऑलरेडी सर्च इंजन के पास उसकी डिक्शनरी में भी मौजूद है और उनकी एक आईडी है। तो जब कोई आके वो वर्ड लिखता है, ठीक है, और अगर वो आपकी फाइल में भी एग्जिस्ट करता है वो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ड आपकी फाइल के अंदर 20% है, यूज हुआ हुआ है, और ये वाला आपकी वेबसाइट के अंदर 90% यूज हुआ हुआ है। परसेंटेज कैसे मिलती है ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, अभी सिर्फ समझने के लिए सोचें। तो जब कोई विंटर सेल लिखेगा तो वो देखेगा कि इस फाइल के अंदर यानी कि इस वेबसाइट के अंदर, वो उसको फाइल समझता है, इस फाइल के अंदर ये वर्ड 90% यूज होगा, इसका मतलब ये बहुत रेलिवेंट है विंटर सेल से, तो इसको ये शो करवा देते हैं। समझ में आ रही है बात? जी। जी जी। ठीक है, तो वो इस तरह से वो वेटेज देखेगा। अब हमारे लिए तो ये एक फाइल को समझना ही मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये कैलकुलेशन करना सेकंड्स की का बात होती है। ये वो सेकंड्स में कैलकुलेशन कर लेता है इसकी, कि उसके पास हजारों मतलब मिलियंस के अंदर फाइल्स होंगे, मिलियन फाइल्स के अंदर पता नहीं मिलियंस ऑफ वर्ड्स होते होंगे, तो वो कैलकुलेशन से सेकंड्स के अंदर करता है कि इस फाइल के अंदर ये वाला वर्ड इतने परसेंटेज इतने वेटेज के साथ यूज हुआ होगा, तो ये रेलिवेंट है। ये एक क्राइटेरिया है रेलिवेंसी का। ठीक है, समझ में आया? जी। ठीक है, तो बैरियर क्या करता है, बैरल क्या करता है हमारा, बैरल क्या करता है, वो सारी फाइल्स के अंदर कीवर्ड्स के आईडीज दे देता है कि इस फाइल के अंदर इतने कीवर्ड्स हैं, इस फाइल के अंदर इतने वर्ड्स हैं, इस फाइल में इतने वर्ड्स हैं, इस फाइल में इतने वर्ड्स, और उन वर्ड्स की एक आईडी होती है। उसके बाद वो जाती है सॉर्टर के पास में, सॉर्टर इस काम को फ्लिप कर देता है और क्विक करने के लिए। फ्लिप कैसे करता है, अब वो, जैसे कि हम मैं आपको बता रही थी कि कोई लिखता है विंटर सेल, कोई लिखता है विंटर सेल, तो इंस्टीड के वो सारी फाइल्स चेक करेगा, ठीक है, कि विंटर सेल ABC फाइल के अंदर है या नहीं है, विंटर सेल ABD फाइल के अंदर है या नहीं है, फिर से चेक करे, थर्ड में जाके चेक करे, फिर फोर्थ में जाके चेक करे, फिर फिफ्थ में जाके चेक करे, तो उससे टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स करना प्रोसेस को, यानी कि अब वो विंटर सेल के अंदर फाइल नंबर लगाएगा कि विंटर सेल जो है ना वो ABC फाइल के अंदर भी है, विंटर सेल वो जो है वो ABD फाइल के अंदर भी है, और AEE फाइल के अंदर भी। तो जैसे ही कोई विंटर सेल लिखेगा तो उसको सारी फाइल्स आगे सर्च नहीं करनी होंगी, उसको पता है कि मेरे विंटर सेल जो है ना वर्ड ये किन फाइल्स के अंदर है, यानी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं, फिर वो इस तरीके से सर्च करे। तो ये ज्यादा क्विक प्रोसेस होता है। समझ में आया? जी। ठीक है, इन कीवर्ड जो है वो प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं। वो एक्चुअली बताता है आपका बिजनेस किस चीज के बारे में। ओके। ठीक है, क्योंकि जो जो सर्च इंजन है ना वो हमारी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज तो नहीं समझता ना, हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, वो तो ये समझते हैं कि ठीक है इनके इनके पास ये वाले इस चीज के बारे में कंटेंट लिखा हुआ है इस साइट के ऊपर, तो यही सेल कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उनके समझ में आ रहा है। ठीक है, सही। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टर का काम, यानी कि बैरल के अंदर ये फाइल इस तरह से थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड होती है, और फिर इसको जल्दी यानी कि रिजल्ट्स को क्विक करने के लिए इसको सॉर्टर क्या करता है, रिवर्स कर देता है। यहाँ पे फाइल्स के अंदर कीवर्ड है और कीवर्ड के अंदर फाइल्स होती
तो पहली चीज तो ये हो गई, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया जो हमने अभी देखा यहाँ पे, कि अगर किसी ने विंटर सेल लिखा है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि विंटर सेल जो है वो ABCD कितनी फाइल्स के अंदर मौजूद है, और फिर दूसरा क्राइटेरिया वो किस वेटेज के साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल दो क्राइटेरियाज। और जो तीसरा क्राइटेरिया, इसको हम लिंकिंग कहते हैं, जो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, URL डिसऑर्डर ने URLs को ठीक किए और लाके लिंक्स को दे दिए, यानी कि जिनको जो क्रॉल नहीं हुए थे, जो क्रॉल नहीं हुए थे वो तो URL सर्वर के पास चलेगा, जो ऑलरेडी क्रॉल होकर आ रहा है प्रोसेस करके यहाँ से, वो यहाँ पे आ गए लिंक्स। अब लिंक से क्या समझ में आ रहा है, क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या प्रोसेस होता होगा, कुछ समझ में आ रहा है किसी के? अच्छा चलें, अब मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। लिंक्स में क्या करता है, वो देखता है कि इसके पास कितने लिंक्स हैं, यानी कि जितने भी लिंक्स हैं, ये जो हमने ये खाड़ी वाली वेबसाइट देखी, इसके ऊपर ये जो सेल लिखा हुआ है, न्यू हैपनिंग लिखा हुआ है, न्यू इन लिखा हुआ है, रेडी टू वेयर लिखा हुआ है, इन सारे लिंक्स का मैप क्या है, यानी कि जी होम पेज के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सात लिंक्स हैं। तो वो इसका एक मैप बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ रहे हैं, होम पेज है और इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छह सात लिंक्स हैं, फिर उस फर्दर लिंक्स के अंदर और लिंक्स है, और लिंक्स है, और लिंक्स है, पूरा मैप बना देगा। जैसे ये बना हुआ नजर आ रहा है ना, मैप, ऐसे एक मैप बना देता है। ठीक है, और फिर वो हर लिंक को एक वेटेज देता है कि ये वाला, ये अब प्रॉपरली लिखा बना हुआ है लिंक या नहीं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेल और मैं सेल पे क्लिक करती हूँ, तो वहां पे सेल ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेल ही के प्रोडक्ट होने चाहिए सारे, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे न्यू अराइवल आ जाए। यानी कि लिंक्स की क्वालिटी, अब क्वालिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, तो हम ऑफ पेज SEO के अंदर पूरी डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आप ये समझें कि यहाँ पे एक मैप बनाता है, बताते देखता है वो मैप कितना इजी है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उस मैप को, मैप एक फॉलो करना कितना इजी है और उसकी क्वालिटी क्या है, रेलिवेंट कितना है, तो वो फिर उसको रैंकिंग देता है पेज को। यानी कि पेज पर जो आपकी रैंकिंग आती है, जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ गूगल पे लिखें जाके शूज, तो देखिए सबसे पहले टॉप पर आ रहा है खजाना, फिर इंसिग्निया, ठीक है, फिर AK गैलेरिया, फिर इंजन ऑफिशियल, ये सारे पेजेस आ रहे हैं, फिर एंड्योर सर्विस। तो ये रैंकिंग उसने दी है इसकी बेसिस के ऊपर, कि इसका जो रैंक, जो लिंकिंग थी वो किस तरह थी। लेकिन ये एक बेसिस नहीं है, बहुत सारी हैं। अब ये हमारा सर्चर है, यानी कि ये मैं हूँ जिसने अभी गूगल पे लिख के सर्च किया। मैंने सर्च किया तो मेरे पास रिजल्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है, लेक्सिकन से, ठीक है, और पेज रैंक से, और URL से। सब समटाइम URL भी अच्छा होता है, डायरेक्ट एग्जैक्ट URL से कैसे आएगा, जब मैं एग्जैक्ट डायल करूंगी, मैं खादी.com लिखूंगी ना, तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट मेरे पास। और अगर मैंने कोई सिंपल वर्ड लिखा है तो लेक्सिकन में जाके मैच करेगा कि ये वर्ड किस किस फाइल के अंदर है, यानी कि कौन कौन सी वेबसाइट के अंदर आ रहा है, तो वो यहाँ पे लाकर हमें रिजल्ट देगा। और दूसरा रिजल्ट किस बेसिस के ऊपर देता है, कि एक्सक्यूज जो लिंक्स बने हुए हैं उसके ऊपर, वो लिंक्स कितने अच्छे क्वालिटी के हैं और कितने रेलिवेंट हैं और कितने इजी टू अंडरस्टैंड है, उसके हिसाब से सबसे टॉप पर किसको, कौन सा रिजल्ट है ना, ये उसी वक्त डिसाइड होता है जब आप यहाँ लिखते हैं। पहले से डिसाइडेड नहीं होता ये सब कुछ। जी, आप क्या बोल रहे थे, कौन? जी बस, तो हम लोग जब ऐसा हो सकता है कि हर किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट आए, जैसे आपने सर्च किया तो आपके पास टॉप में कोई अलग आ रहा है, और मैंने सर्च किया तो मेरे पास कुछ अलग आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन कि आप लोग साथ बैठ के भी काम कर रहे होंगे ना एक ही जगह पे, तब भी से डिफरेंट आएगा। क्यों? इसलिए डिफरेंट आएगा क्योंकि ये क्यों ये होता है? ये इसलिए होता है कि ये मैंने सिंपल क्राइटेरिया रखा है ना अभी। तो मैंने आपको सिर्फ दो चीजों का क्राइटेरिया बताया, एक कीवर्ड्स का क्राइटेरिया बताया, दूसरा पेज लिंक्स का क्राइटेरिया बताया। बाकी के सारे क्राइटेरिया तो हमने अभी पढ़े ही नहीं है ना। ठीक है, और थर्ड ये कि लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी है, मेरी लोकेशन और आपकी लोकेशन, मेरी सर्च हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री, मेरी पसंद, ठीक है, आपकी पसंद, आपकी पसंद। आपकी जो भी आप शॉपिंग करती हैं ऑनलाइन, उसमें जो सर्चिंग करती हैं, जो एड्स देखती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी ना। तो वो हमारा यूजर का इंटेंट, जो आजकल के सर्च इंजन है, जो इसके अंदर पीछे AI यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि वो यूजर का, ये सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ते, वो हमारा पूरा इंटेंट भी समझते हैं। उनको पता है, उनको पता है कि ये इंसान किस तरह की चीज पसंद करता है, किस तरह की शॉपिंग करता है, कहाँ रहता है। उसको इवन ये भी पता है कि मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ और क्या नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो काम होता है, उसकी बेसिस के ऊपर हमारे रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये देखें, ओके। हमारा रिजल्ट फॉर गुलशन इकबाल कराची,
ठीक है। तो उसको पता है कि मैंने कहाँ से सर्च कर रही हूँ, और मैं क्या सर्च करती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मैं किस तरह की शॉपिंग करती हूँ, किस तरह की चीजें लेती हूँ, किस रेंज तक की खरीद लेती हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके डिफरेंट आएंगे ऑब्वियसली। तो ये था एक सिंपल क्राइटेरिया है कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। फिर इनकी ये तो है प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस। उसके बाद उनका जो क्राइटेरिया है ना क्वालिटी वाला, वो डिफरेंट। ठीक है। तो वो जो क्वालिटी वाला क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, तो सिर्फ टेक्निकल चीजों को ही सही करना जरूरी नहीं होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी जरूरी होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको कि सर्च इंजन कैसे काम करता है एक्चुअली? तो आपको अब पता होगा कि क्यों कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है, क्यों इंपॉर्टेंस होती है यूआरएल अच्छा होने की, क्या इंपॉर्टेंस होती है इमेजेस और वीडियोस अच्छे होने की, क्या इंपॉर्टेंस होती है लिंक्स की। अब जब आप पढ़ेंगे ना कि जी लिंक बिल्डिंग क्या होती है, इमेजेस कैसे अच्छे बनाए जाते हैं, कोड कैसे अच्छा लिखा जाता है, कैसे अच्छे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि इसलिए हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है सर्च इंजन की वर्किंग कैसी है।